वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी की शुरुआत के लिए है सुस्ती, लेकिन हल्की सी मजबूती के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से। अमेरिका में रही कमजोरी, लेकिन भारतीय बाजार में दिखेगा भरपूर एक्शन हफ्ते की एक्सपायरी का और साथ ही रिजल्ट सीजन के पूरे जोरों पर चलने का। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, बाजार की बात तो करेंगे ही, पर फिलहाल स्कोर लाइन देखकर तो काफी खुश होंगे सर। आज दूसरी स्क्रीन पर अभी भी हॉकी का ही मैच लगा हुआ है। बिल्कुल एक स्क्रीन पर हॉकी का मैच है। इंटरेस्टिंगली मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ। एक्चुअली फोकस पूरा है और मैच बड़ा कांटे की टक्कर वाला चल रहा है। फिलहाल हम आगे हैं 4-3 एक गोल से आगे हैं। और मेरे ख्याल से विनेश फोगट भी वो अपना जो रेसलिंग का मुकाबला कर रही थी वो जीत गई है। 7-0 से मैंने उन्हें आगे देखा था। आई एम श्योर उनकी भी जीत दर्ज हो चुकी होगी। लेकिन हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए पूरी तरह से भारतीय टीम जान लड़ाती हुई। हम सबकी शुभकामनाएं, दुआएं, भगवान से प्रार्थना है कि लंबे समय बाद ये 41 साल का जो सूखा है वो खत्म हो। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ बात पदक की नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय खेल की है, राष्ट्रीय सम्मान की है। और ऐसे में जब इतने लंबे समय के बाद अगर एक हमारे इस गौरवशाली खेल में पदक मिलता है तो पूरे देश के खिलाड़ियों का जोश बढ़ता है और हॉकी का तो डेफिनेटली नाम ऊंचा होता ही है। तो उम्मीद करें भारतीय टीम आज ये कारनामा करके दिखाएगी। चलिए, तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़। और डीप बात करते करते बता दूं, एक गोल और कर दिया है भारतीय टीम ने। अब हम 5-3 से आगे हैं। तो ये लाइव मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। एक और गोल अभी अभी जस्ट हुआ है और ये अच्छी बात है कि ये फील्ड गोल हुआ है। नहीं तो आमतौर पर आजकल गोल से ज़्यादा आप पेनल्टी कॉर्नर से होते हुए देख रहे हैं। ये एक और फील्ड गोल अभी भी बहुत ही खूबसूरत गोल हुआ है। चलिए, तो आइए करते हैं शुरुआत अब आज के ट्रिगर्स के साथ। डाउ उम्मीद से ज़्यादा गिरा है। कल भारतीय बाजार बंद हुए तो 25-30 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन जो बंद हुए हैं वो हम कहीं ज़्यादा नीचे डाउ को क्लोज होते हुए देख रहे हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट, कुमार मंगलम बिरला साहब ने जो वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ही पदों से इस्तीफा दे दिया है। वोडाफोन आइडिया को भी विस्तार से करेंगे हम चर्चा। टाइटन समेत कई सारी कंपनियां जिनके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, HPCL वगैरह, उन पर विस्तार से होगी बातचीत। आज सिप्ला के नतीजे हैं निफ्टी में, लेकिन वायदा कारोबार में 6 कंपनियों के नतीजे। अगर नतीजों के लिहाज से आपको लगता है कि ओहो 6 कंपनियों के नतीजे हैं, तो आपको सिर्फ याद दिला दूँ और बता दूँ, कल आपके लिए नतीजों के लिहाज से मैंने नोट करके रखा है दीप, अभी तक अगर और ना बढ़े तो कल 2 कंपनियों के नतीजे हैं निफ्टी में और 18 कंपनियां वायदा कारोबार की कल। यानी कि 20 स्टॉक निफ्टी में FNO के ऐसे हो जाएंगे जिनके कल नतीजे आने वाले हैं। तो कल सोचिए फ्राइडे को क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। समझ लीजिए गजब के रिजल्ट होंगे। आखिरी शो में तो आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे क्या होने वाला है। बट एनीवे, ये है आज के सारे ट्रिगर्स जिन पर रखिए आपने तक। जी दीप। बिल्कुल सर, कल के लिए तो मल्टीपल स्क्रीन्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इतने नतीजे ट्रैक करने हो तो। बट वो तो कल का एक्शन है। आज के एक्शन थोड़ा समझें सर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है और हम वीकली एक्सपायरी में जा रहे हैं जबरदस्त तेजी के साथ। नए रिकॉर्ड्स पर बाजार डेज हाई के करीब हम क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं 2 दिनों से। कैसे समझे सर वीकली एक्सपायरी के लिए आज का सेटअप? दीप, देखिए सेटअप ठीक है और जो डेटा बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपायरी के दिन कमजोरी नहीं होगी। एक ही बदलाव हुआ है कल और आज के डेटा में दीप, हुए कि कल तक बाजार काफ़ी ओवरसोल्ड थे। अब ओवरसोल्ड नहीं है, बैलेंस्ड है। ओवरबॉट भी नहीं है तो ओवरसोल्ड भी नहीं है। 2 दिनों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अब पोजीशन 16,000, 16,100, 16,200 के पुट ऑप्शंस में काफ़ी बनी है। 16,000 के पुट ऑप्शन में 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से हाईएस्ट है। 16,100 पर 37 लाख शेयर हैं। 16,200 पर 45 लाख शेयर। तो थोड़ी थोड़ी पुट राइटिंग भी हो रही है। इसका मतलब ये कि लोग मंदी की पोजीशन से तेजी की पोजीशन का मन बना रहे हैं। और ये कब होता है? जब किसी एक बड़े लेवल को एक दिन आप पार करें। तो पहले जैसे इंट्राडे में पार होता है ना, 16,000 टच हुआ, अरे अभी तो टच हुआ, टिकेगा थोड़ी क्या, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, टिकने लगता है, तो अरे टिक गया। लास्ट में देखते हैं ना आखिरी आधे घंटे में क्या होगा, तो कौन सा रुक जाने वाला, नीचे आ जाएगा, बंद नीचे होगा, फिर बंद भी हो जाता है। फिर आप देखते हैं अरे एक दिन का फॉल्स ब्रेकआउट भी तो हो सकता है, एक दिन और देखते हैं। फिर कल एक दिन और देख लिया, तब लोगों को समझ में आ गया कि 2 दिन हो गए, अब 16,000 के ऊपर टिका हुआ भी, बंद भी हो रहा है। मतलब मजा नहीं है ये शॉर्ट रहने में, बेहतर है शॉर्ट काट लें और अगर लॉन्ग कर पाए तो कहना ही क्या। तो ये वो सारा का सारा रीजन है जिससे आप ये कह सकते हैं कि वायदा कारोबार में अब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वेल पोजिशन है, वेल बैलेंस है और पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा कम होकर आया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है इस वक्त, तेजी और मंदी दोनों के लिए। मंदी तो नहीं कहूंगा,
तेजी बढ़ने के लिए और नहीं बढ़ने के लिए वेल बैलेंस्ड है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा रुकावट की ओर इशारा कर रहे हैं, और जो एक्सपायरी के दिन की जो रेंज नजर आ रही है वो 16,100 नीचे की तरफ है और 16,400 ऊपर की तरफ है। जो अभी डेटा दिख रहे हैं दीप, उन डेटा के मुकाबले में उनके मुताबिक देखें तो एक्सपायरी का आज का जो लेवल हो सकता है वो 16,200 से 16,300 की रेंज में हो सकता है। घूम फिर के हो सकता है हम यहीं पर आकर एक्सपायरी कर लें। 16,250 16,300 की रेंज में कहीं न कहीं एक्सपायरी होने के अभी तक आसार दिख रहे हैं। तो मतलब बहुत कमजोर एक्सपायरी नहीं होगी। अगर हो सकता है आपको सरप्राइज आए तो ऊपर की तरफ आ जाए। जी दी, चलिए, तो ये अच्छी बात है कि अगर सरप्राइज आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा, कमजोर एक्सपायरी नहीं होने वाली है। सर, एक बढ़िया फैक्टर जो हम देख रहे हैं, 2 दिनों से एफआईआईज का लगातार सपोर्ट आ रहा है और बड़े आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली कैश मार्केट में। कैसे देखें सर ये एफआईआईज के बढ़ते हुए एक्शन को? मेरे ख्याल से दीप है ना, खरीदारी दमदार होती हुई दिख रही है और ये खरीदारी दमदार होने के पीछे 2 कारण हैं। एक, वो काफी लंबे समय से शॉर्ट के मूड में थे, अंडर ओनरशिप थी, खरीद नहीं रहे थे, सोच रहे थे कि बाद में लेंगे, देखते हैं, रुका हुआ है मार्केट, कहाँ जा रहा है। अच्छा, जिन शेयरों में तेजी हो रही थी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, वहाँ एफआईआईज का लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा वो खरीदारी करते नहीं, क्योंकि हमारे लार्ज कैप ही उनके लिए तो मिड कैप्स होते हैं, हमारे मिड कैप स्मॉल कैप तो उनके लिए माइक्रो कैप होते हैं, तो वहाँ पर उनकी खरीदारी हो नहीं रही। तो ओवरऑल अगर उस लिहाज से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से एफआईआईज की तरफ से अब जो खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि उनकी अंडर ओनरशिप है। 2800 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की बेहद दमदार है। कल के सेशन में भी 212 करोड़ की इंडेक्स में हल्की फुल्की बिकवाली। कल इंटरेस्टिंग चीज दीप जो दिख रही है, कल इंडेक्स में एफआईआईज की तरफ से कोई खास एक्शन हुआ नहीं है, नहीं स्टॉक फ्यूचर्स में हुआ है। तो जो कुछ भी खरीदारी होती दिख रही है वो क्वालिटी खरीदारी है। जब कैश मार्केट में एफआईआईज खरीदते हैं, डिलीवरी खरीदते हैं, और वो डिलीवरी आप जल्दी से आसानी से रोज रोज खरीदते या बेचते नहीं है। तो जो डेटा है वो कल के परसों के क्वालिटी डेटा आते दिख रहे हैं और इसके दम पर आपको सबसे बड़ा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस ये आता है कि आप आसानी से और जरूरत से ज्यादा और जल्दी गिरेंगे नहीं। तो आपके लिए डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाती है, नीचे गिरने की रिस्क और खतरा कम होते दिखता है। ये एफआईआईज के डेटा से दिख रहे हैं। घरेलू फंड ने 400 करोड़ की बिकवाली की है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, हल्की फुल्की आप बिकवाली कर लीजिए। भगवान ने करा कि नीचे आए तो खरीदारी करने के लिए भी हमें घरेलू फंड्स की जरूरत होती है। तो कमजोर बाजार में उनका सपोर्ट पहले भी आया था, अब भी आएगा, ये उम्मीद करके हम चल सकते हैं। तो डेटा बहुत ही बेहतरीन है, ये एफआईआईज के डेटा जोश बढ़ाने वाले हैं। तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया डेटा में आपके जो सबसे बढ़िया डेटा जिनके दम पर बाजार और ऊपर जाने की आज कोशिश कर सकता है वो एफआईआईज की खरीदारी के डेटा है दी। बिल्कुल सर, तो ये एफआईआईज की खरीदारी का डेटा लगातार 2 दिनों से सहारा दे रहा है और अनिल जी कह रहे हैं कि एक्सपायरी भी आपको पॉजिटिव सरप्राइज दे सकती है। अच्छा अनिल जी, एक और बड़ा एक्शन जो बाजार में बनते हुए दिख रहा है वो है आईपीओ मार्केट में। सर, 4 आईपीओज एक दिन खुली हैं और चारों को जबरदस्त रिस्पांस मिलते हुए दिख रहा है। सर, सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखिए, देवयानी 3.25 गुना भर चुका है, कृष्णा 2 गुना भर चुका है, एक्सारो भी लगभग 4.5 गुना भर चुका है और विंडलेस में भी हम 3 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। क्या समझे सर इस आईपीओ यूफोरिया को? पहले दिन 4 आईपीओ और चारों में बढ़िया सब्सक्रिप्शन फिगर्स। नहीं, बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला है दीप, आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन किसकी तरफ से? सब रिटेल की तरफ से। एक्सारो 9 गुना रिटेल ने भरा है, विंडलास 6 गुना रिटेल ने भरा है, देवयानी पहले दिन 11 गुना रिटेल ने भरा है और कृष्णा पहले दिन लगभग 9.5-10 गुना रिटेल ने भरा है। ये यूफोरिया जो दिख रहा है वो रिटेल में दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि आईपीओ में लगा लीजिए, पैसा बनेगा ही बनेगा, नीचे लिस्ट नहीं होंगे। ये टेंडेंसी बन रही है कहीं न कहीं आईपीओ को लेकर। अब ये 4 आईपीओ में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी है दीप, और वो ये आप देखें तो एक देवयानी का छोड़ दे जहां 1200 करोड़ की साइज है, 1800 करोड़ की इशू की साइज है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक की साइज का कृष्णा भी है 1200 करोड़ का, लेकिन बाकी इशू है अब 500, 1000 करोड़ के, 2000 करोड़ के मार्केट कैप के आईपीओ जब बहुत ज्यादा आने लगे तो थोड़ा सा डर और सावधानी रखने की जरूरत आ जाती है। और रिटेल इन्वेस्टर्स अगर ये सोचना शुरू कर दे किसी भी आईपीओ में पैसा डालेंगे, आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स इस बात के लिए इंतजार करते हैं कि भाई बड़े इन्वेस्टर्स क्यूआईबी का किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, लेकिन उस सब का इंतजार किए वगैरह पहले दिन चलिए 4 आईपीओ खुले, चारों को भर डालो, जिसमें लगेगा। मेरे ख्याल से वो रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन चारों आईपीओ में रिस्की है,
लेकिन ये टेंडेंसी, ये माइंडसेट, ये थॉट प्रोसेस, ये रिस्की हो सकती है, क्योंकि आपको अच्छे, कम अच्छे और खराब क्वालिटी के आईपीओ में फर्क करना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो मेरा ये समझना है कि आप किसी भी आईपीओ में ये सोच के पैसा न लगाएं कि ये नीचे लिस्ट नहीं हो सकता, तो आपके लिए रिस्क हर आईपीओ में उतनी रहती। तो आईपीओ की क्वालिटी के लिहाज से आपको पैसा लगाना चाहिए। तो पहले ही दिन जिस तरह का रेस्पॉन्स इन आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, यही रेस्पॉन्स अगर क्यूआईबी की तरफ से हो, एचएनआई की तरफ से हो, समझ में आता है कि वो ज्यादा समझदार, ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो अगर ऐसा करें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्स आना थोड़ा सा चिंता की बात है। भले ही इन 4 आईपीओ में ना हो, लेकिन आगे चलते हुए ये जरूर हो सकता है, ये ध्यान में रखें। हमने देवयानी और कृष्णा इन दोनों ही आईपीओ में लिस्टिंग गेंस और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने की राय दी है। वो राय बरकरार है, कायम है। आप इन दोनों आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इन दोनों आईपीओस को तो आप कंसिडर करें, बट थोड़ा यूफोरिया से भी बचकर रहें जो इस समय बनते हुए दिख रहा है आईपीओ मार्केट्स में। सर, इस बीच एक नेगेटिव खबर जो आ रही है और उसका इम्पैक्ट हम लगातार स्टॉक्स पर बनते हुए देख रहे हैं, वोडाफोन आइडिया। एक तो इस स्टॉक पर ही हमने देखा है कि ऑलरेडी भारी गिरावट आ गई है, 9 रुपए से गिरकर अब ये 6 रुपए का हो गया है, और इसके साथ ही हम बाकी रिलेटेड स्टॉक्स में भी दबाव बनते हुए देख रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट है इस समय वोडाफोन आइडिया की चिंता, क्योंकि कल तो बिरला साहब ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। शायद इसका कहीं कहीं अंदाजा लग रहा होगा बाजार को, इसी वजह से कल और परसों के बीच में 2 दिन में स्टॉक काफी तेजी से गिरा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं, वो थोड़ी चिंता की बात है। न सिर्फ वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए, वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए भी चिंता की बात हो सकती है कि अल्टीमेटली उनका क्या होगा, पता नहीं। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है दीप, की थोड़ी सी दिक्कत की बात तो है, और इसका मतलब ये कि अब शायद कहीं न कहीं बिरला ग्रुप ये मन बना चुका है कि अब हम और पैसा नहीं डालेंगे। और अगर और पैसा नहीं डालेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसका मतलब यह है कि शायद वोडाफोन आइडिया अब आगे चल ना पाए, बंद होने की नौबत आ सकती है। अब क्या वाकई में इतना बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बंद हो जाएगा, किसी और सरकारी या निजी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, बैंकों के पैसों का क्या होगा, बिरला ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये सारी चीजें असेसमेंट करने वाली है। और ये असेसमेंट सही और सही तरीके से तब हो पाएगा जब ये पता चलेगा कि वाकई में क्या बिरला ग्रुप ने फाइनली इस कंपनी को बंद करने का मन बना लिया है। लेकिन एक एक करके जो डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, वो डेवलपमेंट अच्छे नहीं है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए भी और वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए भी। यहाँ पर चिंता की बात है। अब रहा सवाल ये कि 6 रुपए में क्या किया जाए। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कल आप दोपहर में भी इस चीज को बात कर रहे थे। अब होता यही है कि कहीं उम्मीदें होती है, कहीं निराशा होती है। 11-12 रुपए के आसपास का दाम था, तब हमने भी रिकमेंड किया था। और तब मैं आपको बताऊं कि उस समय जिस तरह की सिचुएशन बनी थी, बिरला ग्रुप की तरफ से फंड रेजिंग के प्लान्स लगातार सामने आ रहे थे, चर्चाएं चल रही थी कि फंड रेज किया जाएगा, एजीआर का पेमेंट भी उन्होंने करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें क्लियर कट ये लग रहा था कि ग्रुप पूरी तरह से इस कंपनी को बचाने के मूड में है और बचाकर इसे चलाएंगे, अच्छे से डालेंगे। आपको याद हो तो उसी वक्त ये नया इनका कॉर्पोरेट एड भी शुरुआत हुआ था, वी करके, नाम चेंज करके। तो उस समय सिचुएशन अलग थी। लेकिन अचानक से अब ये जो सिचुएशन दिख रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि वो रिकैलकुलेशन वाला मामला फिर से अब खोलेंगे नहीं, अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ग्रुप ने यह मन बना लिया कि ठीक है, अब हम इतना नुकसान बर्दाश्त करने की सिचुएशन में है नहीं। एक ये ऐसा एक कुआं है जिसमें जितना पानी डालेंगे वो पानी पीता रहेगा और कभी ऊपर आने वाला है नहीं। शायद इस स्ट्रेटेजी के साथ ग्रुप जा रहा है। तो फिर इसका मतलब अगर ये रहा, अब फिर वापस वही बात है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 6 रुपए में सब बेचकर निकल जाए, कंपनी बंद हो जाएगी और पता नहीं कल कुछ इस तरह के डेवलपमेंट हो जाए, किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, कुछ और रेस्क्यू प्लान निकल कर आ जाए इस कंपनी के लिए, कहना मुश्किल है। सो इंडिविजुअली स्टॉक पर कॉल देना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है कि क्या करना चाहिए। अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है। या तो 6 रुपए का जीरो हो सकता है अगर कंपनी बंद हो, और अगर कुछ ऐसा प्लान बन जाए तो हो सकता है 8, 10, 12 रुपए आपको फिर मिल जाए। बहुत मुश्किल है एक कॉल देना, क्योंकि जो जिस तरह से सिचुएशन और जिस तरह से चीजें बदल रही है और जो बदली है पास में, अगर ऊपर की तरफ आप सही पढ़ सकते हैं तो नीचे गलत पढ़ सकते हैं, तो नीचे की तरफ भी गलत पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉल नहीं है। ये कॉल इस बात को लेकर है कि कंपनी चलेगी या बंद रहेगी, और ये कॉल लेना आपके हमारे बस की बात है नहीं, सीरियसली। तो मेरा ये मानना है, आई एम श्योर हमारे काफ़ी दर्शक हैं जो वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीद कर परेशान है। 50%, किसी का 40% टूट चुका है। मैं समझ सकता हूँ उनके भारी भरकम नुकसान के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप
बढ़िया से बढ़िया कंपनियों में भी पैसा लगाना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं। पिछले क्वार्टर में आप देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने प्रोविजनिंग वापस की है। जो उन्होंने वोडाफोन आइडिया के लोन को लेकर प्रोविजनिंग की थी, उन्होंने कहा कि हमने इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग कर रखी है, इतनी जरूरत नहीं। जिस तरह से मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, एजीआर का भुगतान किया, उसको लेकर हमें लगता है कि जो हम मानकर चल रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया का लॉस होगा, हमने जो लोन दिया उस पर लॉस नहीं होगा, आधा हम राइट बैक कर रहे हैं। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा लेंडर भी ये सोच सकता है कि नहीं कंपनी बचेगी, हम सोच सकते हैं, सारे एक्सपर्ट सोच सकते हैं, लेकिन चीजें कई बार इस तरह से बदलती है कि इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। मैं कोई इस तरह से ये नहीं कह रहा कि क्यों हमने कॉल दे दिया, सबने कॉल दिया 10-12 रुपए में खरीदना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट की इनहेरेंट रिस्क है जो एक आपको किसी न किसी तरह का एजम्पशन के साथ चलनी पड़ती है। लेकिन पॉइंट सिंपल ये है कि ये रिस्क हमेशा रहती है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में भी रहती है और खराब क्वालिटी की कंपनियों में तो रहती ही है। तो मेरा ये समझना है, अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है कि ठीक है मेरा 6 रुपये बचा हुआ गया तो भी मैं उसके लिए बर्दाश्त करने को तैयार हूं, तो आप एक बार होल्ड करके देखें, फाइनली आ जाने दें कि क्या वाकई में ये स्टॉक, ये कंपनी बचेगी या नहीं बचेगी। और आपको लगता है नहीं, जितना नुकसान हुआ, छोड़िए, जो आ रहा है लेकर खत्म करते हैं, तो फिर आपके लिए निकल जाने की राय है। लेकिन अब आज देखते हैं बिरला साहब के इस्तीफा देने के बाद अब वाकई में स्टॉक फिर से आज 5-25% गिर जाए तो पता नहीं, देखते हैं खुलने के बाद क्या कुछ होता है। जी दीप। बिल्कुल, तो एक चिंता का विषय जरूर है वोडाफोन आइडिया। देखते हैं इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या रहेगा। इस पर कुछ और चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं। पर उससे पहले फिर सर आज का सेटअप समझ लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है, संकेत आपको क्या कह रहे हैं? सेटअप के लिहाज से देखेंगे तो दीप, आज का सेटअप ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं हल्के से, और एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, डीआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, एफएनओ संकेत भी न्यूट्रल रखे हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव साइड पर है इस वक्त। तो ये है आपके लिए सारे के सारे संकेत इस वक्त, ठीक है। अब आइए निफ्टी के लिए 16,125, 16,175 दिन का सपोर्ट जोन है, इस रेंज पर आपको करना है फोकस। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर गया तो 15,925, 16,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, बड़ा बेस बनता हुआ दिख रहा है अब बाजार के लिए, ठीक है। अब आइए आपके लिए ऊपर की रेंज 16,275, 16,325 आज के लिए ऊपरी लेवल है। इसको पार करके टिके तो 16,375, 16,400 तक की यात्रा कर सकता है निफ्टी। 16,400 तक का लेवल मैंने इसलिए लिया है कि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है, तो वहां तक का रास्ता खुलता है। बैंक निफ्टी 35,600, 35,800 तुरंत ही एक सपोर्ट का जगह है। उसके ऊपर 36,475, 36,000 माफ कीजिएगा 35,600, 35,800 सपोर्ट जोन है। उसके नीचे 35,350, 35,450 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर आए तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में बड़ी खरीदारी आती दिखेगी। ऊपरी लेवल्स पे 36,350, 36,400 हल्की रुकावट की रेंज है, यहां पर जाकर थोड़ा बहुत रुक सकता है। इसे पार करके टिके तो 36,475 से 36,600 ये रेंज है जो निकल सकती है। दीप, अगर आज फिर से बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर बंद होता है और 36,100 के ऊपर बंद हो जाता है, अगर मेरा यह समझना है बैंक निफ्टी इस सिचुएशन में 36,750 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 36,750 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है। ये आपके लिए अगला एक बड़ा लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आता है वही हो सकता है। जी दी। बिल्कुल, तो 700 750 पॉइंट्स की और बढ़िया तेजी आपको मिल सकती है अगर कल के लेवल्स बाजार आज भी होल्ड करते हुए दिखता है। बताएं सर, आज के लिए दिन की रेंज क्या निकल कर आ रही है, ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी? 16,175, 16,300 दिन की छोटी रेंज, 16,125, 16,350 दिन की मीडियम रेंज, 16,000 से 16,400 दिन की बड़ी रेंज आपके लिए। बैंक निफ्टी 35,800, 36,225 दिन की छोटी रेंज, 35,600, 36,400 दिन की मीडियम रेंज और 35,450 से लेकर 36,600 की दिन की बड़ी रेंज मानकर चलें आज के लिए आप। तो ये है आपके लिए तीनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रेंज के तौर पर। एफआई ने अपनी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 1% से बढ़ाई है। पुट कॉल रेशियो 1.65 से घटकर 1.53 पर आया है, इसीलिए मैंने न्यूट्रल किया है, कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स 4% घटकर आया, ये भी अच्छी बात है। अब आइए स्टॉप लॉसेस के लेवल। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपको दिन के लिए स्टॉप लॉस रखना है 16,100 का। 16,130 के आसपास बनता है, मैंने 25-30 पॉइंट की और लिबर्टी लिए, 16,100 का आपके लिए स्टॉप लॉस रखा है।
क्लोजिंग बेसिस पे डीप स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ रहा है। लाइफ टाइम हाई पहले जो हमें 2 मिली थी 16,924 और 16,900 की मिली थी, उससे थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। वैसे ज़्यादा से स्टॉप लॉस 15,850 का बनता है, लेकिन मैंने 15,900 का रखा है। थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, लेकिन 15,900 रखिए 1-2 दिन, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करके ऊपर की तरफ लेकर आऊँगा। बैंक निफ्टी दिन के लिए छोटा स्टॉप लॉस 35,800 का आता है। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दूर आ रहा है 35,500 के आसपास का, इस पर आपको फोकस करना है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है, कायदे से तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो फिर अब आपके लिए फाइनल स्टॉप लॉस 16,300 का है आज के लिए, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी 36,250 कल का हाई पार करे, शॉर्ट काट लीजिए। कल के हाई के ऊपर बंद हो, शॉर्ट काट लीजिए। इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर ये होंगे आपके स्टॉप लॉस। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रहा आज के लेवल्स और साथ ही एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर अनिल जी की राय। नई पोजीशंस पर क्या राय है सर आपकी? नई पोजीशन के लिए आज से देखेंगे दीप, तो आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 16,100 का। बेस्ट रेंज खरीदारी करने के लिए है 16,125, 16,175। अगर उस रेंज में मिले जरूर खरीदिए, उस रेंज में ना भी मिले और आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तब भी आप खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस दोनों ही केस में 16,100 का है। 16,100 के नीचे जाए तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लें। 16,250, 16,280, 16,300, 16,350 और 16,400 तक के लेवल्स के लिए आपको करनी है निफ्टी में खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, ऊपर के लेवल पर एक चांस लें बेचने के लिए। 16,375, 16,425 की रेंज है दीप। वैसे तो हम ब्लू स्काई जोन में हैं, ऊपर के कोई लेवल्स है नहीं, तो ऐसे में कल मैंने आपको कहा भी था शॉर्ट करने वाली राय है ही नहीं। कल दिन के हाई पर बंद हुआ था। कल हमने निफ्टी में बहुत लंबे समय बाद पहली बार शॉर्ट कॉल दिया नहीं। आज मैं दे रहा हूं तो इस वजह से दे रहा हूं कि 16,400 के कॉल राइटर्स हाईएस्ट लेवल पर खड़े, वहां पर हल्की रुकावट आ सकती है, क्योंकि आपने 2 सेशन में और आज का सेशन मिलाकर 3 सेशन में अगर आपके लिए निफ्टी 500 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ जाए तो 16,400 के आसपास एक बेचने का कॉल लेना सेफ है, वहां चांस ले सकते हैं। तो 16,375, 16,425 की रेंज में बेचिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का होगा 16,500 का। नीचे के टारगेट 16,300, 16,260, 16,200, 16,175 और 16,150, ये सारे टारगेट है जिनके लिए निफ्टी में आपको करनी है दीप बिकवाली। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए लेवल्स जहां तक निफ्टी की नई पोजीशंस का सवाल है। बैंक निफ्टी में कैसे बनाए पोजीशन सर? बैंक निफ्टी खरीदे 35,600, 35,800 की रेंज में मिले, बेस्ट है, यहां खरीदना ही चाहिए। इस रेंज में स्टॉप लॉस 35,400 का होगा। आज रेंज भी बड़ी है खरीदारी बिकवाली की, स्टॉप लॉस भी थोड़े दूर के, क्योंकि कल के बड़े मूव के बाद लेवल्स आपके लिए इसी तरह के निकल कर आ रहे हैं। 35,400 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर का टारगेट 36,100, 200, 36,000 पहला रखिए, 36,100, 36,200, 36,350, 400 और 475, ये सारे टारगेट हैं जो आपके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के लिए आज से। दूसरा तरीका ये है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी को सीधा खरीदिए 35,800 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि आपकी 200 सवा 200 पॉइंट की रिस्क है। फ्लैट खुले नीचे खुले, अगर आपको तुरंत ही लेना है एक्शन तो 35,800 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 36,200, 36,350, 400, 475 और उसके बाद 2 और टारगेट है 36,600 और 36,750। 36,750 फाइनल टारगेट अभी निकल कर आ रहा है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके ऊपर का जो टारगेट होगा फिर वो 37,300, 37,700 के निकल कर आएंगे, लाइफ टाइम हाई के आसपास के। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी जरूर करें। 36,475, 36,600 की रेंज में यहाँ पर शॉर्ट करें। 36,750 तक भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 36,800 का रखिए। 36,350, 36,225, 36,050 और 35,900, ये सारे लेवल्स के लिए आपको बिकवाली करनी है। तो दीप, मैं आज ये भी कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर आप बिकवाली भी कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। 36,750 का टारगेट है, उसके जितने नज़दीक अगर आई डोंट नो आज पहुंचे कल पहुंचे, जब भी पहुंचे उस रेंज के आसपास एक बार रुकेगा तो आप 36,600, 475, 750, जो लेवल जो रेंज मूड माहौल को देखकर ठीक लगे वहां पर खरीदारी, वहां पर बिकवाली भी करनी चाहिए। जी क्लियर है सर। तो थोड़ा अपसाइड अभी भी बाकी है बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर, पर फिर ऊपरी रेंज पर बिकवाली का भी बढ़िया मौका मिलेगा। सर बैन लिस्ट में भी बदलाव हुए हैं। सन टीवी को कंपनी देने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग और कैनरा बैंक दोनों ही बैन में जुड़ गए हैं। तो अब 3 स्टॉक्स है बैन में, सन टीवी, आईबी हाउसिंग, कैनरा बैंक। और आईबी हाउसिंग पर नजर रखिए, आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। एफआईएस का डेटा तो सर हमने समझ ही लिया, पर वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज वीकली एक्सपायरी के दिन?
ब्रॉडली तो वही है दीप, लेकिन इमीडिएटली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 16,200 पर है। 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 16,200 के पुट पर। 39 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, वो इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा। 16,300 पर लगभग उतना ही बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 47 लाख शेयरों का, वो रुकावट का काम करेगा। तो 16,200 16,300 शुरुआती रेंज। इसके किसी एक तरफ बाहर निकले तो फिर आपको थोड़ा बड़ा मुंह आता देख सकता है। 16,400 के ऊपर जाने की संभावनाएं कम है इस वक्त, 48 लाख शेयर वहां पर भी है। और 16,200 के नीचे इमीडिएटली 16,100 पर सपोर्ट है, जहां 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मेरा ये समझना कहेंगे 16,125 16,175 की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर देगी आज के लिए। एफएनओ की बात ये तो होगी निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में 36,000 के कॉल ऑप्शंस पर 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है 14 लाख शेयरों का। उसके ऊपर टिके हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। 36,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो ही हल्की सी चिंता की बात है। तो बस ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट 36,000 का बैंक निफ्टी पर। जी दी बिल्कुल सर, तो फिर ये रहे आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के ट्रेड के लिए। स्टॉक्स भी एक्शन में होने वाले हैं और अनिल जी दे रहे हैं अब आपको आज का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय है दीप। और कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया में, वो लगभग जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास में 3,244 करोड़ का एक्सपोजर है। उसमें से उन्होंने 50% का प्रोविजन कर दिया था पिछले साल तीसरी तिमाही में 1,622 करोड़। और इस साल दूसरी तिमाही के जो नतीजा है उसमें कंपनी ने 1,622 करोड़ में से 811 करोड़ का प्रोविजन वापस ले लिया। उनका ये मानना था कि इतना नुकसान होगा नहीं वोडाफोन आइडिया में जितना हम सोचते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जो कंपनी के कारोबार के प्रोस्पेक्ट्स हैं जो इम्प्रूव हो रहे हैं। और मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी पॉजिटिव नजर आई उन्हें कि वो कंपनी को बचाने के मूड में है। उसको देखते हुए लगा कि ये हो जाएगा और उन्होंने प्रोविजन वापस किया। अब 2433 करोड़ 2433 करोड़ ये एक्सपोजर अभी भी ऐसा है जिसके लिए प्रोविजनिंग नहीं की गई है। जाहिर सी बात है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर वोडाफोन आइडिया में जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, आज बिरला साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, ये सारी जो चीज़ें हो रही है, अगर इसके चलते अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके लिए थोड़ा सा मामला मुश्किल भरा हो सकता है। बिकवाली की राय है 50 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में 48 46 44 ये तीनों टारगेट है जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बिकवाली की राय। 50 रुपये 50 पैसे इसका स्टॉप लॉस है। हम स्टॉप लॉस का लेवल आपके लिए चेंज कर देंगे। 50.5 है आपके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस का लेवल। 48, 46 और 44 इन तीन टारगेट्स के लिए आपको करनी है बिकवाली। स्टॉक ऑफ द डे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पर परेशानी हो सकती है वोडाफोन आइडिया में एक्सपोजर को लेते हुए। चलिए, तो नजर रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कुछ और काउंटर्स जो और आपको परेशानी में आते हुए दिख सकते हैं इस वोडाफोन आइडिया की खबर को लेकर। कल भी अनिल जी ग्रासिम के बारे में बात कर रहे थे, नजर रखिएगा उस काउंटर पर भी। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जो आज नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। काफी सारी खबरें भी आती हुई दिख रही हैं। आइए करते हैं इस पर ही चर्चा। हमारी रिसर्च टीम भी है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या है। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर से शुरुआत करते हैं। कुछ नतीजे आने वाले हैं कैश कंपनीज के, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल है, आंध्रा पेट्रो, बजाज कंज्यूमर्स, इसके अलावा जॉनसन्स कंट्रोल, हिताची एयर कंडीशन, एनसीसी लिमिटेड, थर्मैक्स, यहाँ सब पे आपको नजर रखनी है। धनसेरी टी पे नजर रखिएगा। 1:2 का बोनस का ऐलान जो इस कंपनी ने किया था उसकी आज एक्स डेट है, तो आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे और एडजस्टमेंट है। मारुति 45 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड, एसआरएफ 12 रुपये, आईओसी 1.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, और इन सब की एक्स डेट है, तो यहाँ पे भी स्टॉक प्राइस में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। कैश के नतीजे, नवभारत वेंचर्स कमज़ोर नतीजे हैं। आय जो है वो करीब 7% गिरी है, 558 करोड़ पे आई है। मार्जिन्स गिरे हैं 47.1% से गिर के 31.9%। मुनाफा करीब 60% गिरा है, 39 करोड़ के आसपास आया है। और सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज जो है 33% बढ़े हैं। मार्जिन्स जो है हालांकि फ्लैट रहे हैं, 8.2% से हल्की गिरावट हुई है 8% के आसपास। लेकिन कंपनी का मुनाफा जो है 74% बढ़ा है, 50 करोड़ से बढ़ के करीब 87 करोड़ के आसपास आया है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे और कुछ आज के ट्रिगर्स। कुछ और नतीजे मानसी के पास है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सुमितोमो केमिकल्स के नतीजों से शुरुआत करेंगे। अच्छे नतीजे, कंपनी के प्रॉफिट्स देखे 33% की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर आती हुई दिखी है। वहीं आय में करीब 21% की बढ़त रही है। मार्जिन 18.3% से 19% पर और 26% की तेजी कामकाजी मुनाफे पर भी दिखी है। थॉमस कुक के नतीजे, कंपनी की आय जो है 85 करोड़ से 288 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। इसके अलावा कंपनी को एबिडा लॉस हुआ है 108 करोड़ का और साथ ही 108 करोड़ के मुनाफे के आगे 93 करोड़ का नुकसान कंपनी झेल रही है। तो कंपनी के नतीजे कमजोर हैं। वर्धमान स्पेशल स्टील्स, यहां पर कंपनी के नतीजों की अगर बात करें, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, जहां 12 करोड़ का नुकसान देख रही थी, अब 28 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। कंपनी की आय जो है करीब 70 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। तो क्लियरली यहां पर वर्धमान स्पेशल स्टील्स के नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। अदानी टोटल गैस, मजबूत नतीजे, कंपनी की आय में 150% तक की बढ़त 197 करोड़ से 494 करोड़ पर कंपनी की आय जाती दिखी है। मुनाफा 38 करोड़ से 142 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। मार्जिन 39% से 42% पर जाते हुए हम देख रहे हैं। काफी दमदार नतीजे अदानी टोटल गैस के। और टाटा कम्युनिकेशंस, कंपनी की आय में 6.8% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा 5% टूटा है। मार्जिन 23.7% से 24% रहे हैं और कंपनी का मुनाफा जो है 15% बढ़ा है। तो मुनाफे को और मार्जिन को अगर छोड़ दे, आय और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर कमजोरी टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजों से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे पर। ढेरों खबरें भी हैं आज जहां पर रखनी है नजर। आइए देवांशी के साथ जानते हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले एसबीआई लाइफ यहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि आज ब्लॉक डील के जरिए कार्यकाल करीब 2% हिस्सेदारी बेचेगा। 1.9% हिस्सेदारी जो है वो बेचते हुए दिखेंगे। साथ ही 1130 से लेके 1137 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये हिस्सेदारी वो बेच सकते हैं। और फाइनली अब कार्यकाल के पास इसके बाद कोई हिस्सेदारी नहीं बचेगी। अपना जितना भी स्टेक है वो बेच चुके हैं। इस पर आपको नजर रखनी है। ये जो कुल डील है, इसकी जो वैल्यू है वो करीब 2150 करोड़ के आसपास बन सकती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर भी आपको नजर रखनी होगी, जहां पे बोर्ड ने कंपनी के नॉन कोर असेट्स को डीमर्ज करने की अनुमति दे दी है। और जितने भी जरूरी अप्रूवल्स होंगे उसके बाद ये कंपनी को डीमर्ज किया जाएगा। आने वाले समय में इसको लिस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी के विनिवेश की तरफ ये एक अहम कदम बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही जितने भी शेयरधारक हैं उनको डीमर्ज कंपनी का एक शेयर अलॉट होता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक पर आज आपको फोकस करना है। आयोन एक्सचेंज को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 357 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। इस पर आप नजर रखें। और साथ ही डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, इन सब पर आज इसलिए नजर रहेगी क्योंकि दिल्ली में अब सरकार ने आरटीपीसीआर की जो टेस्ट के रेट्स हैं वो वापस से एक बार फिर हम देख रहे हैं कि घटा दिए हैं। पहले 800 रुपये थे, वहां से घटाकर अब 500 रुपये कर दिए हैं। तो इस पर आपको नजर रखनी होगी। और टेस्ट के जो ओवरऑल जो टेस्ट के दाम है वो भी कम होते हुए दिखे हैं। होम चार्जेस भी अब कम करने की बात होती हुई दिख रही है। तो इन सारे स्टॉक्स पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आज देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे। ढेरों स्टॉक्स हैं और बड़ी खबरें आती हुई दिख रही हैं। फाइनल लिस्ट ऑफ खबरें वरुण के पास हैं। वापस चलते हैं उनके पास। वरुण, बताइए। तो दीप, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि कंपनी ने अपने माइग्रेन की एक दवा है उसके यूएस और कनाडा के जो राइट्स है वो बायो डिलीवरी साइंसेस इंटरनेशनल इंक करके कंपनी है उसको बेच दिए हैं। इस डील के तहत इस कंपनी को $15 मिलियन के आसपास मिलेंगे। तुरंत $6 मिलियन मिल जाएंगे और डील के 1 साल बाद इस कंपनी को करीब $9 मिलियन के आसपास मिलेंगे। JSW एनर्जी, कंपनी ने अपने थर्मल बिजनेस को अलग करने का फैसला लिया है। रिन्यूएबल सेगमेंट में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। MMTC पे नजर रखिएगा क्योंकि एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल नाम की एक कंपनी है, उसके खिलाफ इस कंपनी ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज में कमी करने का आदेश दिया है। इसके चलते इस कंपनी की जो ओवरऑल एनुअल रिपोर्ट है उस पर कहीं ना कहीं इस कंपनी को अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जिसके कारण इस कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी थोड़ी डिले होगी। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। और आखिरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर रखिएगा क्योंकि कंपनी अपनी पेट रिसाइकलिंग क्षमता को जो है वो बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में नया यूनिट डाल रही है। ओके, तो नजर रखेगी सारे स्टॉक्स में। और JSW एनर्जी के लिए एक और अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। हमारा SIP स्टॉक 14 जून से ऑलरेडी दमदार तेजी दिखा चुका है। देखते हैं आज इस खबर पर कैसा रिएक्शन रहेगा। चलते हैं अब आशीष के पास ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में जानने के लिए FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए टाइटन, यहाँ पर इंटरेस्टिंग 3 रिपोर्ट्स आई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। नतीजे तो हमने देखा था कि अनुमान से काफी बेहतर थे, लेकिन वैल्यूएशंस को लेकर किसी ब्रोकरेज हाउस को कंफर्ट नहीं आ रहा है। 1801 रुपए के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है, और देखिए सब तीनों जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है, और इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स तो बिकवाली के राय को बरकरार रखे 896 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीएलए से भी बिकवाली के राय दे रहे 1380 रुपए के लक्ष्य के लिए, और मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1358 रुपए के लक्ष्य के लिए। यानी अच्छे नतीजों के बाद भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है इस स्टॉक पर बिल्कुल बड़ा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले थे। 456 की कल की क्लोजिंग है। सीएलएसए ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, ऊंचा लक्ष्य दिया 650 रुपए का। वहीं अगर आप जेपी मॉर्गन देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 575 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 550 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने 600 रुपए का लक्ष्य दिया है, और मैक्वायरी को नतीजे काफी पसंद है, इसके चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य बढ़ाकर 580 कर दिया है। जेफरीज की तरफ से भी अगर आप देखें तो कमेंट्री और टारगेट प्राइस दोनों पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को पर आज पूरे दिन फोकस रहेगा। नोवेलिस के नतीजे अच्छे हैं और इनफैक्ट अनुमान से बेहतर है, जिसके बाद देखिए सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 500 रुपए का लक्ष्य दिया है, 442 की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि अगले 3 साल में अगर आप देखें तो कंपनी के एबिटा में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और मेटल्स सेक्टर में पूरे में मेटल स्टॉक्स में प्रेफर्ड पिक है इनका हिंडाल्को, जिसके चलते यहाँ पर खरीदारी की राय उन्होंने दी है। गोदरेज कंज्यूमर्स, नतीजों के बाद सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का 986 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, 950 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि इंटरनेशनल कारोबार में जो है थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है, जिसके चलते इन्होंने टारगेट प्राइस रिवाइज नहीं किया है। टाटा स्टील, यहाँ पर कल टाटा स्टील बीएसएल के शानदार नतीजे आए थे, उसके बाद रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1750 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि पूरे स्टील सेक्टर का जो आउटलुक है काफी बेहतर है, और टाटा स्टील बीएसएल में जिस प्रकार का टर्न अराउंड देखने को मिला उसके बाद स्टॉक की री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। एचपीसीएल, नतीजों के बाद रिपोर्ट आई है, सिटी की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 335 के लक्ष्य के लिए, 273 कल की क्लोजिंग है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 425 का लक्ष्य इन्होंने दिया है, और ये मान रहे हैं कि इनके जो फ्यूल मार्जिन है, फ्यूल रिटेलिंग मार्जिन, वो अनुमान से बेहतर देखने को मिले, जिसके चलते नतीजे बढ़िया हैं। और अंत में सोलारा एक्टिव फार्मा, यहाँ पर भी नजर रहेगी। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, ये स्टॉक मैक्वायरी को लगातार पसंद रहा है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, और लक्ष्य जो है उन्होंने बढ़ाकर 2250 कर दिया, काफी ऊंचा रख दिया है, 1710 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान लें कि अगले कुछ सालों तक कंपनी में करीब 25% सीएजीआर की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते स्टॉक पर ये सुपर बुलिश है और खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स, और इनमें से एक ही है मिड कैप जिस पर आई है रिपोर्ट, और वो है सोलर एक्टिव फार्मा। और कल ही ये भी ऐलान आया था नीति के साथ कि इनके चेयरमैन पद पर नियुक्ति हुई है आदित्य पुरी साहब की, जो एचडीएफसी बैंक के एमडी पहले हुआ करते थे। आइए बढ़ते आगे, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। सस्ते नतीजे और अच्छे शेयरों का कॉम्बिनेशन तो गया, ये जमाना तो गया, ये तो पिछली तिमाही में हुआ करता था। अब तो अच्छे नतीजे आ जाए और वैल्यूएशन सस्ते ना हो, ठीक ठाक भी हो, वो भी गनीमत समझे। तो आइए उसी से करते हैं शुरुआत। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस लिस्ट में आज कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं आपके जिनके रिजल्ट अच्छे हैं और अभी तक शेयर महंगे नहीं हुए हैं? गुड मॉर्निंग सर। टाटा स्टील बीएसएल, ये पहला नाम है जो आई थिंक हैज डन वेरी वेरी वेल। आप सोचिए सर, एक टाइम पे वो भूषण स्टील होता था, जब वो भूषण को कोई देखता भी नहीं था, और आप देखिए वहां से जो टर्न अराउंड किया है जब से टाटा स्टील ने लिया और टाटा स्टील बीएसएल बना है, इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड सर। क्यों अच्छे हैं सर? ऑफ कोर्स स्टॉक भागा हुआ है, बट अगर आप नंबर्स देखें तो लास्ट क्वार्टर सब सोच रहे थे कि यार जितने अच्छे से अच्छे नंबर आने थे आ चुके हैं। इवन इन दिस क्वार्टर सर, एबिटा पर टन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, वो 30%, 29% एग्जैक्टली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर है सर। एक सिंपल नंबर देता हूं सर कि इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है आज की टाइम पे 20,000 करोड़ के आसपास है, 20,000 करोड़, 10,500 करोड़ के आसपास तो इसका मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ इसका डेट है सर। इसने टीटीएम पे जो ऑपरेटिंग जो एबिटा कामकाजी मुनाफा जो आप बोलते वो किया है वो 8,500 करोड़ है। उसके बेसिस पे भी अभी सर ये 1.5 टाइम्स ईवी एबिटा ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी बहुत सस्ता है। बाकी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर गया तो आई डोंट नो क्या हो जाएगा, बट अभी भी जो बड़े कंपनीज हैं, जो टाटा स्टील हुआ, जेएसडब्ल्यू हुआ, जेएसपी, वो 7-7 टाइम पे ट्रेड करता है, ये 1.5 टाइम्स पे ट्रेड करता है।
HPCL, आई थिंक इट वाज अ गुड शो। 3,000 करोड़ एक्सपेक्टेड था, एबिटा 3200 करोड़ एबिटा किया। इसमें सर रिफाइनरी अभी भी उतना अच्छा नंबर नहीं दे रही है जितना अच्छा नंबर हमने फ्यूल रिटेलिंग मार्जिन में देखा। तो आपके एनालिस्ट ने बहुत रिपोर्ट्स बोल भी दी है, तो उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आई थिंक बोरोसिल रिन्यूएबल सर अगेन वाई एंड वाई तो नंबर आपको बहुत ही शानदार देखेंगे। क्वार्टर नंबर नीचे आए हैं बिकॉज सोलर ग्लास प्राइसेस ऑलरेडी 155 पर स्क्वायर मीटर SQM जो यूनिट है उसका, उससे कम होकर 110 आ गया था। उसके कारण आपने देखा कि क्वार्टर नंबर आपको नीचे दिख रहे हैं। बट बोरोसिल में सर एक ही बात बोलना चाहूंगा सर कि इसमें एक ही चीज ट्रैक करने की है, अगर आप फॉलो करते हो इस कंपनी को, इसका प्लीज एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए। सर आज की कैपेसिटी जो है उनकी, जो आज 450 TPD है उसके हिसाब से, और आज के जो सोलर ग्लास प्राइसेस है जो 110 पर SQM है, उसके हिसाब से इसने 40 करोड़ का प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में। और ये वर्स्ट है बिकॉज इसमें नीचे नहीं जाएगा। सोलर ग्लास प्राइसेस अभी स्टेबलाइज हो चुके हैं। सर इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन 4 गुना होने वाला है, जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोल चुका है 2000 TPD तक चला जाएगा। तो आप सोचिए सर, ये कम से कम 500-600 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकता है कंपनी अगले 3-4 साल में, जिसका मार्केट कैप आज 4000 करोड़ ही है। तो उसके हिसाब से स्लो एंड स्टडी, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। भारत बिजली वाज अ सरप्राइज फॉर मी सर, बिकॉज हमने कभी भी ऑनेस्टली कोई पावर एंसिलरी कंपनी का नाम नहीं लिया रिजल्ट सीजन में। भारत बिजली वाई एंड वाई नंबर तो बहुत ही अच्छे थे, बट इवन क्वार्टर स्टेबल थे और अच्छे थे। एबिटा सर 14 करोड़ से 22 करोड़ और मार्जिन 5% से 7.5%। सो मेरे लिए जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक सरप्राइज एलिमेंट दिखा कि यार ये नंबर कहां से आ गया, बिकॉज पावर एंसिलरी में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कॉस्मो फिल्म्स लाइक ऑल अदर पॉलीप्लेक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीवन सर, they are riding the wave and it's a super wave what they are riding. I think numbers are very very strong. सस्ता स्टॉक है अभी भी। 132 करोड़ का एबिटा कंपेयर टू 113 करोड़ क्वार्टर और 87 करोड़ वाई एंड वाई। मार्जिन 19% पे पहुंच चुके हैं इस कंपनी के सर, तो अच्छा था। बट इफ आई हैव टू पिक वन कंपनी, आई विल क्लियरली गो विद सर टाटा स्टील BSL। टाटा स्टील BSL सबसे बेहतरीन नंबर, सबसे दमदार नंबर्स, और हमारा SIP स्टॉक भी ये रह चुका है। और इसमें हमने उम्मीद यही की थी कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। अब यही है कि इसके मर्जर रेशियो आ चुके हैं, तो स्टॉक साथ साथ में बढ़ता है और गिरता है टाटा स्टील के। आइए फोकस करते हैं अब कमजोर नतीजों पर। बताएं वरिंदर, कौन से रिजल्ट दिखे आपको वीक? सर एक छोटा सा लाइन टाटा स्टील BSL का, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर इसलिए बिकॉज ये 18% कंसोलिडेटेड टाटा स्टील का एबिटा है। सो कल हम देखेंगे सर, कल सेल के नंबर आने वाले हैं, हिंडाल्को के नंबर आने वाले हैं, नैल्को के नंबर आने वाले हैं। सो देखते हैं कि वेदर दिस नंबर कुड हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सम ऑफ द कंपनीज जो हैं। नोवेलिस के नंबर्स भी आए थे हिंडाल्को के लिए, बट वीक रिजल्ट्स में सर व्यू स्टार अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। आई नो कि हाँ भी Q1 हिट होना था, बट क्वार्टर भी देखें तो सर उसका जो एबिटा है ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स, आई नो रिजल्ट्स आ चुके थे मार्केट आज में। जस्ट अ पॉइंट कि सर ये 36% मार्जिन करता था, 36% मार्जिन करता था 3 क्वार्टर पहले, और अभी 20% मार्जिन करने लगा है। द एंटायर बास्केट ऑफ ऑटो एंसिलरी सर, चाहे वो मयूर यूनिकोटस है, गैब्रियल है, सुब्रोस है, बहुत अच्छी कंपनीज है, बट इस क्वार्टर एंटायर ऑटो एंसिलरी पैक हैज डन नॉट वेल। तो आप देखेंगे सर मोटा 40-50% एबिटा सबका क्वार्टर कमा है, चाहे मयूर हो, गैब्रियल हो, सुब्रोस हो। और टेस्टी बाइट सर, आई हैव नो क्लू सर, मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इसको प्राइस अर्निंग 100 टाइम का क्यों मिलता है। ना तो साइज है इस कंपनी में और ना परफॉर्मेंस उस तरीके से आ रही है। इस बार जो एबिटा था 21 करोड़ से 16 करोड़ हो गया और प्रॉफिट आधा हो गया, एंड इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक फॉर एटलीस्ट मी। ओके, तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजे वाले गैब्रियल, सुब्रोस। कहीं कोई ऐसे मजबूत नतीजे हैं नहीं कि जिन्हें देखकर मजा आए? उम्मीद के मुताबिक नतीजे कौन से दिखे हैं आपको? सर ये मेरे ख्याल में बहुत सारे नतीजे आपके एनालिस्ट ने कवर कर ही लिए। नोवेलिस में मैं यही बोलूंगा कि रिजल्ट्स पर अब टैड बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग, और नोवेलिस ने ऑलरेडी पहले भी बोल दिया था जब उसने मंथली अपडेट दिया था, तो सबको मालूम था कि रिजल्ट्स आएंगे। अच्छे अर्निंग्स आने के बाद भी सर उसने गाइडेंस मेंटेन किया, गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज नहीं किया, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर में कुछ अवेलेबिलिटी में कुछ अनसर्टिनिटी हो सकती है। टाइटन 135 करोड़ के एक्सपेक्टेड एबिटा था, 145 करोड़ एबिटा आया, सो ओके था। मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी, वो बोल रहे हैं कि जून जुलाई में हमारा जो रिकवरी देख रहे हैं फास्ट देख रहे हैं कंपेयर टू द लास्ट 1 क्वार्टर। और अपोलो टायर्स अगेन दे वर ओके सेट ऑफ नंबर्स इन लाइन, 13.5% एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन आएगा, 13% मार्जिन आया, सो इट वाज टोटली इन लाइन सर, नो सरप्राइजेस। ओके, तो ये है आपके लिए मिले जुले नतीजे टाइटन, अपोलो टायर्स और नोवेलिस के भी। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, नतीजों का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल जी, राकेश जी हमारे साथ तैयार हैं, बाकी दूसरे मेहमान भी जुड़ने की तैयारी में हैं हमारे साथ। आप सबका स्वागत है। सेठी साहब, शुरुआत स्टील कंपनियों के नतीजों के साथ ही की जाए। टाटा स्टील, बीएसएल, बहुत ही दमदार नतीजे दिख रहे हैं और आपने भी सेल नतीजों से पहले खरीदारी करने की राय दी थी, जिसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जरा टाटा स्टील, बीएसएल, सेल एक बार फिर से अपनी राय बताएं सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल बेहतरीन शानदार नतीजे आए हैं टाटा स्टील, बीएसएल के, और मैं मान भी रहा था कि जो स्टील स्टॉक्स है, स्टील कंपनीज है, उनके बहुत ही दमदार नतीजे आएंगे। और कल दोपहर के शो में मैंने बहुत एम्फेटिकली कहा था कि इस बाजार में आज कल में मेटल स्टॉक्स पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, और वहां से सेल को मैंने पिक किया, जिसके कल नतीजे आने वाले हैं। एंड लुकिंग एट द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय टाटा स्टील, बीएसएल, या हाल ही में जो जेएसडब्ल्यू स्टील के भी नतीजे आए, मुझे लगता है सेल के नतीजे बहुत ही दमदार होंगे, तो उसमें खरीदारी करनी है। और बाकी टाटा स्टील पे भी मैं सुपर बुलिश हूं। मुझे लगता है आज टाटा स्टील कुड बी ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक फॉर इंट्राडे प्ले ऑल्सो, और आने वाले दिनों के लिए पोजिशनल कॉल भी रखना चाहिए। टाटा स्टील में भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, टाटा स्टील में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई। टाइटन, अब तक का ड्रीम रन, आगे क्या? बंसल जी बताइए। नतीजे मिले जुले दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, नतीजे अच्छे होने के बावजूद अपग्रेड किसी के आए नहीं। एक भी एफआई ब्रोकरेज ऐसी नहीं है जिसका टारगेट अभी के भाव से ऊपर का हो। बताएं सर। देखिए अनिल जी, स्ट्रक्चर बढ़िया है। टेक्निकली नतीजों से पहले कल के सत्र में इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और ब्रेकआउट के बाद कल के सत्र में एक सेलिंग देखने को मिली थी। तो स्ट्रक्चर तो बढ़िया है। तो जिनके पास है, मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1799 की क्लोजिंग है, 1770, 1775 एक अहम सपोर्ट है। इसके नीचे निकलेगा तब टेक्निकली दिक्कत होगी। नतीजों से पहले इसके अंदर कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और परसों के सेशन में अनिल जी ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल के सेशन में एक करेक्शन थी, तो 1770, 1775 एक सपोर्ट जोन है। ये टूटेगा तब यहां दिक्कत होगी। ओके, 1770, 1775 ये है वो लेवल, ये है वो रेंज जहां पर आपको फोकस करना है टाइटन पर। एचपीसीएल, इसके भी नतीजे रहे हैं मिले जुले। एचपीसीएल के चार्ट देखिए कुणाल जी और बताइए अपनी राय। अनिल जी देखिए, कुछ समय पहले एचपीसीएल के चार्ट पर बना था एक ब्रेकअवे गैप, यानी कि बेरिश गैप बना। उसके बाद हमने गिरावट देखी और अभी भी उसमें कोई रिवर्सल आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है अनिल जी, अगर ये स्टॉक 260 को होल्ड कर पाता है तो कुछ समय के लिए लैकलस्टर एक ही दायरे का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 260 को तोड़ देता है तो फिर इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में फिलहाल कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है। जिनके पास है उन्हें 260 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उस लेवल से नीचे जाने पर पोजीशन को एग्जिट करने की मेरी राय रहेगी। पैकेजिंग कंपनियों के दमदार नतीजे आते दिख रहे हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जरा इसके चार्ट्स देखिए और दीजिए अपनी राय, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, कौन सा स्टॉक बोला आपने? कॉस्मो फिल्म्स हो चुका था, तो मुझे स्टॉक का नाम बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। तो कॉस्मो फिल्म्स के अंदर अनिल जी स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा एक बार अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर ओवरबॉट है। डिप्स में खरीदारी करेंगे तो चलेगा, यहाँ पे इमीडिएटली फ्रेश चढ़ के बाय नहीं करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, तो 1400 से 1450 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, थोड़ा डिप्स आए तो करें खरीदारी। अपोलो टायर्स मिले जुले नतीजे, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। किरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी सुप्रभात। अपोलो टायर्स के चार्ट देखिए, जुड़े अभी चार्ट वार्ट सब खोल दिए, अनम्यूट भी कर लीजिए, हो सकता है म्यूट हो आपका। पहले सारे मैं पहले ही बता दूं। अब बताइए आप लेवल्स। किरण जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अपोलो टायर्स ओके, चलिए। मतलब कोरोना से ज्यादा तो किरण जी का म्यूट संक्रमित हो चुका है। जी आपका म्यूट करने का तरीका ज्यादा संक्रमित हुआ है कोरोना से। लगभग सारे एनालिस्ट में फैल चुका है। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनिल जी, तो टूट के आवाज आ रही है, तो वापस क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। चलिए फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए तब तक राय ली जाए। अपोलो टायर्स पे मैं बात कर रहा था। कुणाल जी, अपोलो टायर्स चार्ट देखिए जरा, इसके।
अरे जी, काफी समय से हम देख रहे हैं अपोलो टायर अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। दायरा 240 रुपए से 220 रुपए का है और इसी के बीच में स्टॉक फंसा हुआ है। तो अभी फिलहाल मुझे कोई खरीदारी का इसमें कारण नहीं दिखाई देता है। कोई बड़ा ब्रेकआउट आएगा तो 240 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तब जरूर इस पर खरीदारी की सोचना चाहिए। फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच करें और बहुत बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध है। आपके लिए अपोलो टायर्स।